हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर आर.एस. राजपूत एग्रोनोमिस्ट, मैं आपका मित्र आज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए करेला की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहा हूं। करेला की खेती के बारे में पहले इसके बारे में बेसिक कुछ बात कर लेते हैं। करेला जो है एक प्रकार से ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और बहुत ही फ़ायदेमंद फल होता है। इसको सब्जी के रूप में लोग खाते हैं और जगह जगह पर इसके लिए जूस बनाकर और करेले का सूप बनाकर भी पिया जाता है, जो कि इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। जिन लोगों के लिए ब्लड प्रेशर की समस्या होती है या डायबिटीज़ की समस्या होती है, उनके लिए करेला का जूस पीने के लिए बताया जाता है। तो करेला बहुत ही अच्छी खेती है और बहुत ही अच्छा ये फल होता है। इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है, लोगों के लिए काफ़ी पसंद भी होता है और ये औषधि में भी इसका बहुत उपयोग होता है। एक प्रकार से ये सब्जी वर्गीय फसल होने के साथ साथ एक औषधि फसल का भी रूप इसके लिए दे सकते हैं, यानी कि औषधि में भी इसका उपयोग काफ़ी होता है, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, उनके लिए करेला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और डॉक्टर भी इनको परामर्श देते हैं कि आप इनके लिए करेला का जूस पिलाइए या करेला की सब्जी खिलाइए। तो भिन्न भिन्न प्रकार से करेला का सेवन लोग करते हैं। तो किसान साथियों, हम बात करते हैं करेला की खेती किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में। करेला की खेती जो है ये नॉर्मली जो हमारी बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें इसकी खेती बहुत ही अच्छी रहती है। बलुई दोमट और दोमट मिट्टी में इसकी खेती आराम से की जा सकती है। इसके लिए जो पीएच मान की आवश्यकता होती है, वो मिट्टी का पीएच मान आपका 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य रहता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर मान लो कुछ अम्लीय अगर मिट्टी है तब भी इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन अम्लीयता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 पीएच से डाउन नहीं होना चाहिए। अधिकतम कम से कम 5 तक हम रख सकते, 5 पीएच मान है उसमें भी इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर किसी मिट्टी का पीएच मान 8 से ऊपर है तो वहाँ भी करेला की खेती करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो इसके लिए जो संतुलित पीएच मान होता है वो जो है 6.5 से लेकर और 7.5 तक इसका पीएच मान बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है करेला की खेती करने के लिए। किसान साथियों, मिट्टी का चयन करते समय हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी ज़मीन है जहाँ की खाली स्थान है और खेत ज़्यादा नीचा है और पानी बरसात का पानी है, वैसा पानी है, अगर वो ज़्यादा भर जाता है तो फसल हमारी बर्बाद होने की आशंका रहती है। तो हमको खेत का चयन करते समय जल निकास की उचित व्यवस्था हो, इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है। और हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि खेत में जो मिट्टी है वो बलुई दोमट या दोमट मिट्टी ही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी सॉइल होने से खेती बढ़िया नहीं होती है। ज़्यादा हैवी सॉइल में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो समस्या काफ़ी रहती है। किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए कुछ मिट्टी के सिलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में कुछ जानकारी दी। अब हम बात करते हैं करेला की बुवाई किस तरीके से की जा सकती है। करेला की बुवाई करने के लिए हम जो बीज होते हैं, बीजों को 2 दिन पहले या लगभग जो है 48 घंटे पहले बीजों को पानी में भिगो देते हैं। बीजों को पानी में भिगो देने के पश्चात हम ये देखते हैं कि बीजों का जो ऊपर का छिलका है वो काफ़ी मुलायम पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि बीजों को भिगोने से उनका जो अंकुरण है वो जल्दी हो जाता है और हमारी जो खेत में बुवाई करते हैं वो बीज हमारे सही समय पर उनका अंकुरण हो जाता है और उनका जो जर्मिनेशन होके और पौधा हमारा तैयार होना प्रारंभ कर देता है। इसकी खेती करने के लिए जो टाइम होते हैं वो 2 टाइम बेस्ट रहते हैं। एक तो आपका इसको हम बसंतकालीन समय में इसकी बुवाई की जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रीष्मकालीन करेला, और दूसरा होता है कि जो वर्षाकालीन समय में हम जिसकी खेती करते हैं उसके लिए हमको जून और जुलाई में इसकी बुवाई करनी होती है। लेकिन जो
गर्मी की सीज़न के लिए उगाते हैं, उसकी बुवाई के लिए हमारे लिए मार्च में या मार्च से लेकर अप्रैल तक इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। बेहतर रहता है फरवरी में भी बुवाई करते हैं, फरवरी से लेकर और आप मार्च तक इसकी बुवाई कर सकते हैं, मार्च के लास्ट तक। तो ये 2 सीज़न हैं, इसके लिए बेस्ट सीज़न होती हैं। इन 2 सीज़न में करेला की खेती आराम से की जा सकती है। अब किसान साथियों, बात करते हैं करेला की खेती करने के लिए हम किन किन विधियों का चयन कर सकते हैं। करेला की खेती करने के लिए 2 विधि पर्याप्त रहती हैं। एक तो डायरेक्ट बुवाई की जाती है, दूसरी हम इसकी नर्सरी बनाकर कहीं भी सीड बेड में नर्सरी इसकी बना लेते हैं कम क्षेत्रफल में, और उसके बाद में इसकी जब पौध तैयार हो जाती है तो पौध की हम प्लांटिंग खेत में कर देते हैं। तो ये 2 तरीके से करेले की खेती को हम आराम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों, हमको कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि जिन जगहों पर थोड़ा जल भराव जैसी समस्या रहती है उन पर हम रिज बेड बनाते हैं। रिज बेड की जो ऊंचाई है वो लगभग 1.5 फीट रखी जाती है, और कम से कम 1.5 फीट ऊंचाई इसकी रखनी चाहिए रिज बेड की, और उसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 2.5 फीट रखनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो बेड है वो पर्याप्त कवर कर ले, और उस पर हम इसकी जो प्लांटिंग है वो कर देते हैं। इस तरीके से भी इसकी खेती की जाती है। तो किसान साथियों, ये रही करेला की खेती करने के लिए बुवाई से संबंधित कुछ जानकारी। अब बात करते हैं, जैसे हमने प्लांटिंग कर दी, प्लांटिंग के पश्चात हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि 3 से 4 दिन में इसका जो बीज है वो फूल जाता है, अच्छी तरह से उसका छिलका फूल जाता है, और छिलका फूलने के पश्चात में उसका जो अंकुरण होता है, अंकुरण होने में इसको ज़्यादा समय लगता है। अंकुरण होने के पश्चात हम ये देखते हैं लगभग बुवाई के 10 से 12 दिन बाद करेला का अंकुरण ठीक ठाक होने लगता है। जब अंकुरण होने लगे तो उस समय पे हमको ये देखना है कि जो कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं उन पर कुछ कीट हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और वो कीट शुरू से ही लगना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना है कि अगर वो कीट लग रहे हैं तो कम मात्रा में है तो हम पौधों पर राख लगाकर भी उनसे फसल के लिए बचा सकते हैं। दूसरा, उस समय पे हम कोई भी कीटनाशक का खेत में उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशक में जैसे कि हम BHC धूल ले सकते हैं, उसका हम बुरकाव कर और कीटों से अपनी फसल को बचा सकते हैं, या फिर हम उसमें प्रोपेनोफास और साइपरमेथ्रिन का मिश्रण लेकर और उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी फसल को कीटों से बचा सकते हैं। तो इसके बाद में किसान साथियों, हमको ये देखना है कि हमें कब फसल के लिए क्या देना है। जैसे जैसे हम देखेंगे कि उसकी पौधे की वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है, पौधा की जब वृद्धि होती है तो बेल इधर उधर फैलने लगती है। बेल जब फैलने लगती है तो बेल को भी हमको ये देखना है कि किस दिशा में हमारे लिए उसको पहुंचाना है। उसके बाद बेल के लिए हम कोशिश करेंगे कि उस खेत में बांस वगैरह लगाकर और उसमें कुछ सुतली के सहारे से हम पौधे के लिए बेल को ऊपर फैलाएं। ऊपर फैलाने के पश्चात हम उसमें जो है इंटरकल्चर की क्रियाएं आराम से कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके हम उसमें कुछ पोषक तत्वों को भी देते हैं। जैसे ये पोषक तत्वों में आपका बायोविटा हो गया, PI कंपनी का आता है, और या फिर हम सागर का ले सकते हैं FO के, या कोई भी ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। जैसे कि आपका बहुत सारे जायम आ रहे हैं और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं। आप कोई भी एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं जिसका छिड़काव करने से हमारी जो फसल है वो अच्छी तरीके से उसकी वृद्धि हो जाए। और इसके साथ साथ हम पोषक भी ले सकते हैं। जब हमारी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए, जब फूल खेत में बनने लगे और धीरे धीरे करके जब हम देखेंगे फल आ रहे हैं, उस समय पे हमको पोषक लगाना बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि पोषक लगाने से फूलों की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है और पौधे पर जो फल हैं फल भी अधिक मात्रा में आते हैं। तो उस समय पे किसान साथियों हमको ये देखना होता है कि
उस समय पे फल को काना करने वाली कुछ सुड़ी खेत में लग जाती हैं। वो सुड़ी क्या करती हैं कि अंदर अंदर फल के लिए काना कर देती हैं और अंदर अंदर फल को खाती हैं, जिससे कि फल की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है और उसका फिर दाम अच्छा नहीं मिलता है। ऐसे में हमको क्या करना है, हम ऐसे में कोई भी एक अच्छा कीटनाशक का उसमें स्प्रे कर सकते हैं खेत में, जिससे कि हम इस प्रकार की सुड़ियों को ख़त्म कर दें। तो कीटनाशक में आप ले सकते हैं कोराजिन आती है, एक ड्यूपॉन्ट की आती है, एफएमसी में अब आ रही है। तो कोराजिन लगाने से ये होता है कि जितनी भी जो फल को अंदर से ख़राब करने वाली जो सुड़ी होती हैं उनको कोराजिन ख़त्म कर देती है और आपका फल ख़राब नहीं होता और उसका असर भी काफ़ी अच्छा होता है। वो लगभग आपका 40 दिन तक पौधे पर उसका प्रभाव रहता है। इसके साथ साथ अगर आप कोराजिन नहीं ले रहे हैं तो इंडोस्कार्ब ले सकते हैं। इंडोस्कार्ब भी जो है वो अंदर तक की सुड़ी को मारने का काम करती है। तो ये जो है इस तरीके से आप फसल के लिए बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी पौधों में लगती हैं, जैसे कि येलो मोज़ेक वायरस है। येलो मोज़ेक वायरस से बचाने के लिए हमको फंजीसाइड का स्प्रे करना होता है और वायरल जो डिजीज़ होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हमको कुछ वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उनकी रोकथाम करने के लिए वायरिसाइड का एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल जो हमारे जो रसायन होते हैं उनका हमको छिड़काव करना होता है। तो किसान साथियों, इस तरीके से हम अपनी फसल के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो और अच्छा उत्पादन मिले। अच्छा उत्पादन मिलेगा तो अच्छी उसकी गुणवत्ता होगी। अच्छी गुणवत्ता होने के साथ उसका मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिलेगा, रेट अच्छा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए इनकम ठीक मिलेगी। तो इस प्रकार से हम अपनी फसलों को कीटों से और रोगों से बचा सकते हैं। किसान साथियों, हमको ये भी ध्यान में रखना है कि इसकी सिंचाई भी समय समय पर की जाती है और सिंचाई जब आवश्यकता हो और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही हमको सिंचाई लगानी है। अधिक जल भराव जैसी समस्या नहीं होने देनी है। अगर कभी भी बरसात हो जाती है या फिर अधिक जल भराव हो जाता है तो उस समय पे हम अपने खेत से पानी के लिए शीघ्र ही निकाल दें, जिससे कि फसल पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो खेत में हमारे लिए सल्फर WDG जो डस्ट में होती है उसको हमें लगाना है। उसको लगाने से सबसे बढ़िया जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि मिट्टी में तुरंत खुश्की आ जाती है, जिससे कि पौधे के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या पौधा ख़त्म होने की गुंजाइश नहीं रहती, पौधा हमारा बच जाता है। तो इस प्रकार से हम अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं होने वाले रोगों से, कीटों से और जो प्राकृतिक प्रतिकूल कारक हैं उनसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए करेला से संबंधित कुछ जानकारी दी वीडियो के माध्यम से। किसान साथियों, मैं आपको इसी तरह से नई अच्छी जानकारियाँ देता रहता हूँ। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को इसी तरह से देखते रहें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हम आपसे एक अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसान साथियों, इसी तरह से आप वीडियो को देखें और लोगों के साथ वीडियो को साझा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।